दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में एक मुद्दा पूरे देश क्या पूरे भारत में छाया हुआ है, कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर। हमने सोचा क्यों ना इस विषय पे हम अपने शहर में भी अपने डॉक्टरों से सलाह लें कि आखिर दोषी कौन है। इसमें हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि निर्दोष को सजा ना हो भले ही दोषी बच जाए। तो आज हमारे पास दो डॉक्टर्स हैं जो सतना के दोनों जानी मानी हस्तियां हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और शिशु रोग में सतना में एक नंबर पे माने जाते हैं। और वहीं हमारे दूसरे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी, जो डायबिटीज़ के लिए सतना में सबसे बेहतर माने जाते हैं और लोगों का विश्वास गढ़ा है और सामाजिक कार्य क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मैं सर दोनों को नमस्कार करता हूं। सर नमस्कार डॉक्टर साहब। और हमारे आपसे कुछ सवाल हैं सर कि मैं पहला सवाल तो मैं करूंगा चूँकि ये बच्चों से संबंधित मामला है। तो हमारे साथ हमें समय दिया है डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी ने। आज हमारा पहला सवाल उनसे रहेगा कि सर जो ये घटना छिंदवाड़ा में हुई या पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह इस घटनाएं हुई जिसमें कि बच्चों की मौत हो गई, इसको आप डॉक्टर को दोष किस नज़रिए से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सतना की तरफ से जी जो भी बच्चों का दुखद निधन हुआ है, मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से उनको गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। सिरप से बच्चों की मौत हुई और यह पुष्टि हो गई है कि सिरप में जो कंपाउंड था उस कंपाउंड की वजह से मृत्यु नहीं हुई है, जबकि उसमें जो विषैला तत्व कंपनी के द्वारा मिलाया गया था जिसको डाई इथिलीन ग्लाइकॉल बोला जाता है, जिसकी मानक मात्रा जो है दशमलव में होती है 0.6 0.5 के आसपास होती है, वो 46 गुना ज़्यादा उसमें वो मानक के अलावा पाया गया था, जिसकी वजह से वो बच्चों को के शरीर में गया दवाई, जिसकी जानकारी ना तो डॉक्टर को होती है ना किसी को होती है। डॉक्टर तो जो दवाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्ट के बाद उपलब्ध होती है उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और उस विषैले तत्व की वजह से उन बच्चों की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पे यदि डॉक्टर के बिना जानकारी के, किसी के बिना जानकारी द्वारा, कंपनी द्वारा यदि ऐसा विषैला तत्व किसी को भी दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो घातक है और इस पूरी वजह ही इस मौत का कारण बनी है। और मैं सर एक बात कहूँगा, मेरी बात डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी से। सर ये बताएं क्या इसमें डॉक्टर का क्या दोष है? देखिए गौतम जी, मैं इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँगा कि डॉक्टर क्यों दोषी नहीं है। जो ड्रग्स का पूरा डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसका मुख्य जो कंट्रोलर होता है कौन होता है, उसका डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से कंट्रोल होता है और इस पूरे का हेड होता है डीजीसीआई, जो कि डीजीसीआई होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और किसी भी दवा की रिसर्च से लेके उसके लाइसेंसिंग से लेके और उसके मार्केट में आने तक के लिए डीजीसीआई का ही अप्रूवल लगता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बार वो मार्केट में जब दवा आ गई तो उसके बाद अगर किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है तो उसके लिए वह दोषी कैसे हो सकता है, जबकि उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी लाइसेंसिंग सब कुछ डीजीसीआई के अंडर में है। यानी कि अगर कोई दवा किसी फैक्ट्री में बन रही है तो वो किस क्वालिटी की बन रही है, उसमें जैसा कि सर ने अभी हमें बताया कि उसमें जो एक तत्व है डाईइथिलीन ग्लाइकॉल वो मानक से बहुत ज़्यादा था। इस बात की चेकिंग करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, उनके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की होती है। तो इन सब की गलतियों का जो पूरा ठीकरा है एक प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर के ऊपर आपने डाल दिया, यह पूरी तरह से मैं इसको गलत मानता हूँ, इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। सर अभी जैसे डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टर बिल्कुल निर्दोष है, क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर निर्दोष है या डॉक्टर का कोई दोष था? नहीं, इसमें डॉक्टर को दोषी ठहराना कहीं भी उचित, किसी भी तथ्य पे उचित नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा अभी हमारे डॉक्टर ने बताया कि ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंट्रोलिंग पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब चीज़ें जो है, सब चीज़ें पूरी गहन जांच के द्वारा ही आने के बाद ही मार्केट में आनी चाहिए। अब कहाँ किसकी भूल हुई है, राइट फ्रॉम, इसके लिए जो है कंपनी भी दोषी है, हम उसको बिल्कुल पहला दोषी उसी को मानेंगे। उसके बाद निश्चित तौर पे जो अथॉरिटी हैं
जिसने ड्रग को मार्केट में आने दिया, बिना परीक्षण के आने दिया, वो भी पूरी तरह दोषी है। और इसमें डॉक्टर का रोल होने का सवाल ही नहीं होता है कि डॉक्टर इसके लिए क्या जिम्मेदारी है। आज हम किसी को कोई दवाई लिख के दे रहे हैं और उस दवाई से किसी को, हमको उसमें जो कंपोनेंट पता है कि उस कंपोनेंट के बेस पर हम दवाई लिखते हैं, और उस दवाई के वजह से उसके अंदर क्या मिला हुआ है, यदि कुछ भी है तो उसके लिए हमको कैसे जानकारी मिलेगी। किसी लेवल में किसी जगह वो कुछ लिखा नहीं हुआ। बात वही हुई है कि माँ ने जो है आटा बाजार से लेके आई, ठीक है, आटे में क्या मिला है उसको पता नहीं, और आटे की रोटी उसने अपने बच्चे को खिला दी और बच्चे को उससे नुकसान हो गया। आप माँ को जिम्मेदार कर दीजिए कि माँ ने वो रोटी खिलाई थी इसलिए बच्चा जिम्मेदार, बच्चे को नुकसान हुआ है। जिसने आटा दिया, जिसने बनाया, जो आया, उसमें माँ का क्या दोष बताइए। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर विषय है और डॉक्टर के ऊपर दोषारोपण करना, मैं तो निश्चित तौर पे कहूँगा कि ये समाज के लिए दोषारोपण है। और डॉक्टर और समाज के बीच में जो परस्पर एक आपसी विश्वास का वातावरण बना रहे, उस वातावरण को खराब करने के लिए निश्चित तौर पे ये एक साजिश रची जा रही है। तो ये खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर्स की इस ऐसी कार्रवाई से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि डॉक्टर को गिरफ्तार करने का भी सुप्रीम कोर्ट का भी केस में नियम बनाया गया था कि जब तक कि डॉक्टर के ऊपर कोई भी दोष साबित होता है, उसके लिए भी आपको जो है ना प्रॉपर पहले इंक्वायरी बिठानी चाहिए। इंक्वायरी में यदि दोष पाया जा रहा है तो उस हिसाब से उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बात के रात में मध्य रात्रि में जाके आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और निश्चित तौर पे अपना जो दोष, जिसका दोष था, उस दोष का ठीकरा जो है डॉक्टर को फोड़ दिया जाए। सर, ये जैसे सर ने कहा कि डॉक्टर के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, तो ये बताइए कि जो ये डॉक्टर के ऊपर इन्होंने दोष किया और डॉक्टर को जेल पहुंचाया, इससे समाज के डॉक्टरों के पर क्या असर पड़ेगा और मरीजों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ रहा है वो मरीजों पर ही पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो इस घटना से डॉक्टरों में रोष तो है ही है, साथ ही अंदर एक तरह का डर भी व्याप्त हो गया है कि मुझे पता नहीं है, मैं जो जैसा कि सर ने बताया कि उसके अंदर केमिकल कौन सा, हमें तो उसके मॉलिक्यूल का नाम बस पता होता है, उसके अंदर उसमें क्या सॉल्वेंट मिला है, क्या नहीं मिला है, ये हमको नहीं पता होता, ना ही उसके लेवल में लिखा रहता है। तो जब हम कोई दवा लिख दें और किसी मरीज को कुछ हो जाए तो ये एक पैटर्न सेट हो गया। अब ये भविष्य के लिए सरकार ने एक पैटर्न सेट कर दिया कि इस तरह का कोई भी घटना होती है तो उसके लिए डॉक्टर को तुरंत जेल भेज दो, और जो असली मुलजिम है उसको चुपचाप आप छुपा लो। मैं डॉक्टर को दोषी तब मानता जब वो दवा प्रिस्क्राइब नहीं करनी जानी चाहिए थी और डॉक्टर उस दवा को प्रिस्क्राइब कर देता, तब उसकी गलती मानी जाती। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सीन नहीं है। वो दवा प्रिस्क्राइब करनी थी डॉक्टर ने, वो भी खुद भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो कोई अनजान डॉक्टर नहीं थे, और काफ़ी लंबा समय का उनका एक्सपीरियंस रहा है, 20-25 साल का। उन्होंने दवाई लिखी केवल अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए। इन विभागों ने और सरकारों ने इस चीज़ को पब्लिक को केवल दिखाने के लिए कि हाँ हमने कार्रवाई की है, डॉक्टर को गिरफ्तार करके भेजा गया है, और नहीं तो अभी तक ढंग की कोई FIR तक नहीं हुई है, ना ही कोई जाँच हुई है। सर, ये बताएं, एक बहुत बड़ा संवेदनशील सवाल है, इस तरह जैसे मरीज आते हैं और आप लोगों को भी पर्चे लिखने पड़ते हैं, और पर्चे लिखने की वजह से डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, इस पे आप लोगों पर क्या असर पड़ा इसका? निश्चित तौर पे जैसा अभी हमारे रामचंद्र तिवारी ने बोला है कि अब मरीज हमारे पास कोई भी आएगा, हम दवाई लिखेंगे, तो मरीज के मन में भी भय है, हमारे मन में भी भय हो रहा है कि हम कौन सी दवाई की लिख दें, किस कंपनी की लिख दें, क्या लिख दें, और कुछ भी यदि होता है मरीज को तो निश्चित तौर पे मरीज के मन में आएगा कि कहीं उस दवा की वजह तो नहीं है। तो एक अनावश्यक डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बन गया है, भय का वातावरण बन गया है, मरीज के लिए भी भय का वातावरण है, हमारे लिए भी असुरक्षा की भावना आ गई है कि कब पता नहीं क्या हो जाए। हम बिल्कुल सुरक्षित, हमारा समुदाय जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, भय का वातावरण काफ़ी ज़्यादा बन गया है। और निश्चित तौर पे मेरी यही गुजारिश है कि इस पूरे प्रकरण की वास्तविक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, डॉक्टर्स को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, और डॉक्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जो दिशा निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, उनके ही तहत कार्रवाई या कोई भी चीज़ें हैं करना चाहिए, ताकि डॉक्टर खुल के अपनी दवाइयाँ कर सकें। हाँ निश्चित तौर पर। और सर, एक सवाल वर्तमान में और बड़ा गहरा सवाल होता जा रहा है। अब 2 तरह की दवाइयों का मार्केट में चलन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्निक दवाई चलाइए,
और जर्निक दवाइयाँ चलाते हैं, उधर एथिलिक दवाइयाँ चलाते हैं। सर ये बताइए जर्निक और एथिलिक में क्या फ़र्क है और इनको कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा सर्टिफाई होती हैं और कौन सी दवाई आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए? गरीब और आम सब इस कन्फ्यूजन में रहता है। वही नाम की दवाई सस्ती कहीं से ले आता है, वही दवाई मार्केट में महंगी मिलती है, तो एक कस्टमर और व्यापारी के रूप में भी उसकी दिक्कत आती है और डॉक्टरों के रूप में दिक्कत। इसको कैसे क्या किया जाना चाहिए? आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, सर से भी हेल्प मांगूंगा इस जवाब में। देखिए, जेनरिक दवाओं में और एथिकल दवाओं में अगर हम अंतर की बात करें तो अगर मॉलिक्यूल वाइज जाएंगे हम, तो मॉलिक्यूल तो दोनों में सेम होते हैं। अगर पैरासीटामोल की हम कोई ब्रांडेड मेडिसिन लेंगे और जेनरिक लेंगे तो मॉलिक्यूल तो सेम है, लेकिन अगेन हम अगर उसके रॉ मटेरियल पे जाएंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे जाएंगे और उसकी बनाने की प्रोसेस पे, टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। इतना अंतर होता है कि उसकी हमारे मेडिकल में एक टर्म होता है बायो अवेलेबिलिटी का टर्म, कि कोई भी दवा जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को कितने % मिलती है। जेनरिक दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉपर चेकअप नहीं होता है, कोई क्वालिटी नहीं, कितनी जाएगी, ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, कुछ नहीं पता होता। पर जो एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है, उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी पे ही कंपनियां ज़्यादा खर्चा करती हैं। मैं किसी कंपनी का फेवर नहीं करता, पर जो उसकी कॉस्ट बढ़ी हुई होती है वो केवल उनकी क्वालिटी के कारण बढ़ती है, जो उस पर उनको खर्चा करना पड़ता है। तो अगर मेरा पर्सनल व्यू लेंगे कि मैं अपने लिए क्या दवाई यूज़ करूँ या अपने परिवार के लिए, तो मैं तो अच्छी क्वालिटी की ही दवाई यूज़ करना चाहूँगा। मैं निम्न स्तर की कोई भी दवाई अपने परिवार के लिए, अपने लिए यूज़ नहीं करना चाहूँगा। सर अब आप बताएं कि अपने अन्य लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी, कि कौन सी दवाइयाँ उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी, एथिलिक या जेनरिक? देखिए, ये डिफ्रेंशिएट करना निश्चित तौर पे एक मैटर बन चुका है और अल्टीमेटली हमें जो करना चाहिए कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए, उसके स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए ध्यान देते हुए उसके साथ हमको बैलेंस करना होगा। जेनरिक, एथनिक दवाइयाँ यदि कोई भी हैं, XYZ, यदि वो सही हैं, पर सही की गारंटी कौन देगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है हमारे सामने कि कौन सही है, कौन कितना क्वालिटी कंट्रोल किसका बेटर है, ये गारंटी कौन देगा। यदि ये गारंटी हमको मिल रही है जेनरिक दवाई में भी, सस्ती है, तो निश्चित तौर पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे। कहीं भी ये नहीं होता है कि कोई चीज़ 2 रुपये की मिल रही है हम 10 रुपये की चीज़ करें। पर किसी भी दवाई जो होती है, हमें जो है किसी बच्चे के या किसी के स्वास्थ्य के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। दवाई कोई मूंगफली चना नहीं होती, कुछ भी खा लें आप। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि 100% एश्योर होता है ये हमें कि जेनरिक दवाई में 100% क्वालिटी कंट्रोल है, 100% अच्छी है, सस्ती है, तो हमें पेशेंट के फायदे की बात सोचनी चाहिए। यदि हम इस चेयर पर बैठे हैं तो हमारा कर्तव्य, पहला कर्तव्य कि हम पेशेंट के फायदे की बात सोचें। उसमें हमको जो भी 10 कंपनी की दवाई है जो सस्ती हो रही हैं, अच्छी कंपनी है, तो निश्चित तौर पर हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसमें कहीं भी बात नहीं है। पर वही बात आती है कि हम को कैसे एश्योर किया जाए कि ये दवाई अच्छी होगी। सर धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद। पर एक बात तो बनी कि इस कार्रवाई से डॉक्टरों के अंदर एक भय हो गया है कि हम पर्चे में क्या लिखते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, केवल दवाई लिख सकते हैं, बनाने का काम दूसरे का है। हाँ, मैं अपनी बात जो है ना डॉक्टर्स के ऊपर जो हुआ है 2 लाइन से ख़त्म करना चाहता हूँ। सोचा था कुछ गम दूर कर सकूँगा उनके, सोचा था कुछ गम दूर कर सकूँगा उनके, इस गुनाह की सज़ा देकर चले गए वो। बहुत धन्यवाद सर, आपने तो दिल की बात कही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों लोगों का कि आप हमारे साथ अपना कीमती वक्त दिए। नमस्कार।